फ्रेंड्स, आज हम आपका यूनिट 3 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके अंदर देखिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट सी टर्म है विच इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी या relative term, the term relative is very important। इसको हम जो टर्म है इसको हम कैसे देख सकते हैं। सपोज हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, 2 गेस्ट आए और हमने उनको टी सर्व की। अब जो टी सर्व की है वो मीठी है, चाय जो है मीठी है। दोनों गेस्ट से पूछा गया कि चाय कैसी है, तो दोनों ने बोला कि चाय जो है मीठी है। अब हमने क्या किया कि चाय के साथ अगर हम गुलाब जामुन भी सर्व करते हैं, तो दोनों गेस्ट में से एक ने क्या किया कि चाय पहले पी ली और गुलाब जामुन बाद में खाया, और दूसरे ने क्या किया, गुलाब जामुन पहले खा लिया और चाय बाद में पी। तो जिस पर्सन ने चाय पहले पी ली और गुलाब जामुन बाद में खाया, उसके अकॉर्डिंग जो चाय थी वो क्या थी, मीठी थी। ठीक है ना, उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा चाय मीठी थी। और जिसने गुलाब जामुन पहले खा लिया और चाय बाद में पी है, तो उसके लिए वो जो चाय है वो कैसी रहेगी, चाय बिल्कुल फीकी होगी। तो ये दोनों जो डिफरेंस इन ओपिनियन है, एक कह रहा है कि चाय मीठी थी, दूसरा कह रहा है चाय फीकी थी। दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, दोनों का क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस इन ओपिनियन है। क्लियर। इसी तरीके से सपोज हमारे पास वी आर हैविंग अ पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन के बारे में उसकी रेपुटेशन कैसी है, अगर हम पब्लिक ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि जो मिनिस्टर है दैट इज़ वेरी गुड, और कुछ लोग कहेंगे नो द पर्सन इज़ नॉट गुड, कुछ कहेंगे एवरेज है, कुछ कहेंगे बहुत बढ़िया। तो जो ओपिनियन का डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या होगी, रिलेटिव हो गई। किसी भी एक चीज़ के बारे में जो आपके ओपिनियंस हैं उनकी वेरिएशन। क्लियर। उसी तरीके से आपने बचपन में खेला होगा, बच्चे अक्सर खेलते हैं गेम वगैरह, उसमें सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की AB। अब अगर मैं यूं कहूं इसे बिना टच किए इस लाइन को छोटा बना दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो शायद आप लोगों ने खेला भी हो। तो हम क्या करें, हमने क्या किया कि मैंने एक और लाइन ड्रॉ की विच इज़ EF। EF इज़ द लाइन विच इज़ कंपैरेटिवली लॉन्गर एज दैट ऑफ AB। ठीक है, और इसी तरीके से AB को बड़ा कैसे किया जा सकता है, मैंने एक लाइन अनदर ड्रॉ की विच इज़ CD विच इज़ स्मॉलर एज दैट ऑफ द लाइन AB। ठीक है, EF is comparatively longer than AB and CD is comparatively smaller than AB. तो what we can say that length जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की that is relative in nature। लेंथ क्या है, relative in nature है। किसके पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं, किसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, किसके रिलेटिव हम देख रहे हैं, that plays a very important role। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रोड है, रोड ड्रॉ किया हुआ है, और उसके ऊपर एक स्टेशनरी कार खड़ी है। द कार इज स्टेशनरी, और रोड के दोनों तरफ देयर आर 2 पर्सन्स, राम एंड श्याम, और जिनके जो फेसेस हैं दे आर टूवर्ड्स द रोड। द फेसेस ऑफ बोथ द पर्सन्स इज टूवर्ड्स द रोड। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इफ वी टॉक अबाउट राम, देन द कार इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ राम, isn't it? You can easily see that the car is on the left side of Ram,
and if we see according to the sham, then the stationary car will be on the right side of the sham. तो यहाँ पे क्या है, जो आप उसका जो पोजीशन है कार की, दैट इज रिलेटिव. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, दैट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. तो व्हाट वी कैन से, दैट वी कैन से द पोजीशन इज रिलेटिव. क्लियर. अब अगर हमारे पास we are having 3 balls A, B and C, all are of different sizes as we can see in the picture. The ball A is the smallest one and the ball C is the largest one, and the ball B, the size of the ball B lies between the A and C. Size of the ball B is greater than the size of the ball A. Clear? And the size of the ball B is lesser than the size of the ball C. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो साइज है दैट इज ऑल्सो रिलेटिव इन नेचर. किसके कंपैरिजन में हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द साइज इज ऑल्सो रिलेटिव. यहाँ हमने और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन मैंने ड्रॉ की हुई है, एंड द ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एरो. जिस डायरेक्शन में एरो शो किया हुआ है उस डायरेक्शन में ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है. अब हमने क्या किया कि वी आर हैविंग 3 डिफरेंट पर्सन्स, P, Q and R. The person P is at rest and the person Q is moving on the scooter with the speed of 20 km per hour in the direction as that of the train. जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर पे जो पर्सन Q है वो मूव कर रहा है. ठीक है. और the person R is moving on the cycle with a speed of 10 km per hour. Clear? अब देखिए in the direction opposite to that of the train, जो person R है वो exactly opposite direction में move कर रहा है with the speed of 10 km per hour. अब अगर हम speed of train देखना चाहते हैं with respect to the different persons, तो वो क्या होगा. फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू P द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. 60 किलोमीटर रहेगा क्योंकि पर्सन P जो है वो रेस्ट पे है. अब पर्सन Q के अकॉर्डिंग जो आपकी स्पीड है ट्रेन की वो हो जाएगी 60 - 20 विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक. द पर्सन R जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ ट्रेन है दैट वुड बी 70 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो 60 किलोमीटर था, बट किस पर्सपेक्टिव से हम उसे देख रहे हैं इट वुड वेरी. और अकॉर्डिंग टू P it will be moving with 60. According to Q it will be moving with the speed 40. According to the person R it will be moving with the speed of 70. तो जो डिफरेंट हमारे पास स्पीड का जो पैरामीटर आया है that is because of the relativeness. So what we can say that the motion is relative. तो हमारे पास कंक्लूजन आ गया, लेंथ इज ऑल्सो रिलेटिव, पोजीशन इज ऑल्सो रिलेटिव and the size is also relative, and the fourth one is motion is also relative. देखिए स्टूडेंट्स, अब लिमिटेशंस हैं हमारी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कह सकते हैं कि जो लेंथ, मास और जो टाइम है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल दीज पैरामीटर्स लेंथ, mass and time
are absolute in nature, means they do not vary. They do not vary. First point is the length of the object is independent of position and motion of the observer. जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करेगी कि चाहे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, न्यूटनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। जो लेंथ है, लेंथ इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड इट विल नॉट चेंज विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जर्वर। इसी तरीके से देखिए सेकंड पॉइंट, जो मास है, मास इज ऑल्सो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन, independent of the position according to the Newtonian mechanics, and it will not depend upon the motion of the object and the observer. The time interval between the two happenings, it means the time taken by the event. Usually we denote it by the notation small t, and it has a unique value, or you can say that has an absolute parameter, and it is independent of the position of the object or the observer and the state of the motion, कि कहाँ पे मोशन हो रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट मोशन हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टाइम इंटरवल है या टाइम टेकन बाय द इवेंट है, दैट विल बी रिमेनिंग सेम। ये है आपका क्लासिकली। ना तो आपकी लेंथ, ना मास, ना टाइम, ये सारे के सारे वेरी नहीं करते हैं, इनमें से कोई चीज़ वेरी नहीं करती है। दीज ऑल आर एब्सोल्यूट इन नेचर। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन forms the basis of classical or Newtonian mechanics, and these were universally accepted without any doubt up to the end of the 19th century. These laws were able to explain the motion of the motion of the planets in the solar system. जितना भी आपका मोशन है डे टू डे लाइफ में, कह लीजिए प्लैनेट्स का मोशन है, वो सारे के सारे मोशंस जो हैं आपके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स। अब जो न्यूटनियन मैकेनिक्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस कहाँ फेल हुए, कहाँ पे प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम वहाँ आई जहाँ पे जो आपके मोशन, जो पार्टिकल के मोशन की बात हो रही है और वो पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकल्स जो हैं आपके, जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है विद द स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तब आपका न्यूटनियन मैकेनिक्स है वो क्या हो गया, फेल हो गया। और दिस लीड्स टू आइंस्टीन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ theory of relativity in 1905. This leads to the origin of theory of relativity, कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें फेल हो गई, कि जो ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स जो हैं एब्सोल्यूट नहीं हैं, और ये टर्म्स क्या हैं, रिलेटिव हैं। ये टर्म्स क्या हैं, रिलेटिविटी में देखिए अब आप, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी कैन कंक्लूड दैट मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स क्या हैं, और जो स्पेस है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़, एब्सोल्यूट नहीं है ये, बट वी कैन से दैट दीज ऑल आर द क्वांटिटीज़ विच आर रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव हैं ये, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव हैं। एंड रिलेटिव होने के साथ साथ डिपेंड किस पे कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तब द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी दैट एंटर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे कंसेप्ट्स हैं और रिफाइंड होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।